जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 15th चैप्टर तरंगे यानी वेव्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और वेव्स के अंतर्गत हम लोग कल पढ़े थे तरंगों का अध्यारोपण, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तरंगों के अध्यारोपण में हमने देखा था कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें साथ साथ चलती हैं तो अध्यारोपण के कारण उनकी परिणामी तीव्रता कहीं पर तो होता ये है कि ध्यान से देखें कि हम अध्यारोपण के सिद्धांत पर थे। तो होता ये है कि तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होता है उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत था। अब इसी अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित आज हम लोग विस्पंद के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ध्वनि तरंग के विस्पंद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्वनि तरंगों का विस्पंद क्या है इसको जरा ध्यान पूर्वक देखें। जैसा कि आप को अभी हमने विस्पंद के बारे में बताया, अब यानी विस्पंद के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और देखें कि विस्पंद क्या है। अगर मान लीजिए कोई ध्वनि तरंग चल रही है तो ध्वनि तरंग ऐसे ही चलती है, अगर ध्वनि तरंग चल रही है तो, और अगर कोई दूसरी ध्वनि तरंग चल रही है तो दूसरी ध्वनि तरंग ऐसे चलती है। अब जरा ध्यानपूर्वक समझें। जब किसी माध्यम में समान ध्वनि तरंगें एक ही चाल से एक ही दिशा में गति करती हैं तो अध्यारोपण के कारण ध्वनि की तीव्रता कहीं पर अधिकतम, देखिए यहां पर अधिकतम हो गई है, ध्वनि की तीव्रता कहीं पर अधिकतम तो कहीं पर न्यूनतम हो जाती है। फिर कहीं अधिकतम होती है कहीं न्यूनतम होती है, कहीं अधिकतम होती है कहीं न्यूनतम होती है। इस घटना को ही हम ध्वनि तरंगों का विस्पंद कहते हैं। विस्पंद में होता, अभी भी देखिए जब आप रेडियो बजाते हैं तो जब रेडियो बजाने में कभी कभी आप देखते हैं कि विस्पंद की घटना घटने लगती है। कभी आवाज़ बहुत कम हो जाती है और कभी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है कभी तेज हो जाती है। पहले अक्सर ऐसा रेडियो में हुआ करता था क्योंकि पहले सैटेलाइट का सिस्टम हम लोगों के पास नहीं था, हम लोगों के द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट ज़्यादा नहीं भेजे गए थे। अब ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप रेडियो बजाते होंगे तो आप बताएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसमें होता यही था, पहले जब हम लोग रेडियो बजाते थे तो रेडियो की आवाज़ अचानक कभी खूब तेज हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी तेज हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी। इस घटना को ही हम विस्पंद कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है ना तो ध्वनि की तीव्रता को नाम दिया जाता है चढ़ाव। जब ध्वनि की तीव्रता, जब आवाज तेज होती है तो उसको कहते हैं चढ़ाव, और जब आवाज कम होती है तो उसको हम कहते हैं उतराव। यानी यहाँ पर आवाज़ कम हो गई है तो इसको उतराव कहेंगे, और यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा हो गई है तो इसको चढ़ाव कहेंगे। तो अब एक बात देखिए, एक चढ़ाव और एक उतराव मिला करके एक विस्पंद कहलाता है। और एक सेकंड में होने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद आवृत्ति कहते हैं, और विस्पंद आवृत्ति को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग जरा विस्पंद आवृत्ति की गणना करें, देखें विस्पंद आवृत्ति क्या होती है। तो हम मान लेते हैं कि दो ध्वनि तरंगों को हम सरल आवर्त प्रगामी तरंग मान लेते हैं, और सरल आवर्त प्रगामी तरंग हम मान लेते हैं
कि दो ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति लगभग समान है, एक ही दिशा में एक समान वेग से गति कर रही हैं और एक समान वेग से गति कर रही हैं। दोनों तरंगों का आयाम समान है और फिर पहले तरंग के द्वारा होने वाला विस्थापन y1 है और दूसरे तरंग के द्वारा होने वाला जो विस्थापन है y2 है। तो सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण आपने देखा था y = a sin ओमेगा टी माइनस kx होता है। लेकिन जब प्रक्षेपण बिंदु जहां से तरंग शुरू हुई है, तो जहां से तरंग शुरू हुई है वहां पर x की वैल्यू 0 होगी और ओमेगा = आपको मालूम है ओमेगा = 2π/t होता है। लेकिन 1/t 1/, आवर्त काल जो होता है वो आवृत्ति के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा आपका 2πn। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πn। तो चलिए अब सरल आवर्त प्रगामी तरंग का जो समीकरण मिलेगा ये हो जाएगा y = a sin x। तो 0 हो गया, x 0 हो गया तो ये हो गया आपका ओमेगा के जगह पे हम रख देते हैं 2πn। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2πn1t हो जाएगा, nt हो जाएगा। अब हम लोग पहले तरंग के लिए देखेंगे। तो पहले तरंग के लिए y1 = दोनों तरंग का आयाम एक समान है, तो ये हो जाएगा आपका a sin 2πn1t हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे तरंग के लिए निकालें तो दूसरे तरंग के द्वारा होने वाला जो विस्थापन होगा y2 = a sin 2πn2t हो जाएगा। और अब यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत हम अप्लाई करेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से y = y1 + y2 होता है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं y = y1 + y2। फिर देखिए क्या मिलेगा, y = y1 की वैल्यू हम रख देते हैं, ये है आपका a sin 2πn1t। और फिर यहाँ पर दूसरा जो होगा ये हो जाएगा a sin 2πn2t। हम इन दोनों में से चाहे तो a कॉमन ले सकते हैं और चलिए दोनों में से a अगर हम कॉमन लेते हैं तो इस a को हम बाहर कर देते हैं, यहाँ कर दिए। अब इसके बाद देखें, अब हम एक काम करते हैं कि अब हम यहाँ पर sin a + sin b का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो sin a + sin b का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 2 sin a + b/2। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 2πn1t + 2πn2t अपान हो जाएगा 2 sin a + b/2 इंटू होता है cos a - b/2। ये फार्मूला आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा आपका 2πn1t - 2πn2t और बटा में हो जाएगा 2। चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। देखिए a छुटा हुआ था तो 2 और ये a रहेगा ही। अब देखें y = 2a sin, ज़रा देखिए हम 2 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ πn1t और यहाँ πn2t। तो πt कॉमन मिल जाएगा, पाई को पहले कॉमन ले लेते हैं, t को बाद में कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा πn1 + n2
टी हो जाएगा, और फिर दूसरे वाले को देखेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका कॉस 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई, और ये हो जाएगा n1 माइनस n2t। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम पहले लिख लेते हैं, काश वाले को पहले लिख लेते हैं। तो काश वाले को पहले लिख लेंगे तो y इज इक्वल टू 2a कॉस पाई n1 माइनस n2t, और फिर ये हो जाएगा साइन पाई n1 प्लस n2t हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम ऐसा करते हैं कि इतने के जगह पर a रख देते हैं, a आयाम होता है, इसके जगह पर हम कैपिटल A रख देते हैं। तो जब कैपिटल A रख देंगे तो देखें y इज इक्वल टू कैपिटल A 2a cos पाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2a cos, ये a है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2a cos पाई n1 माइनस n2t के जगह पर कैपिटल A। कैपिटल A जो है परिणामी तरंग का आयाम है, स्मॉल a अलग अलग तरंगों का आयाम था, और कैपिटल A जो है परिणामी तरंग का आयाम है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ a और ये हो गया साइन पाई n1 प्लस n2t। तो इस प्रकार ये परिणामी विस्थापन का समीकरण मिला है। और हम आपको बता दें कि पहला जो समीकरण था ये सरल आवर्त प्रगामी तरंग का था, दूसरा जो समीकरण था ये भी सरल आवर्त प्रगामी तरंग का है, और जब दोनों का जो परिणामी निकला है ना, दोनों का परिणामी भी सरल आवर्त प्रगामी तरंग का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तरंगों का अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के बाद विस्पंद की घटना घटती है, तो विस्पंद के दौरान जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी सरल आवर्त प्रगामी तरंग भी होती है, और यह उसी स्पीड से चलती है जिस स्पीड से दोनों तरंगें चल रही थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस परिस्थिति में उतराव कब होगा और चढ़ाव कब होगा। उतराव चढ़ाव, चढ़ाव का मतलब आप जानते हैं कि कब आवाज़ ज़्यादा होगी और कब आवाज़ कम होगी, यानी कौन सी ऐसी स्थिति आएगी। अगर हम रेडियो बजा रहे हैं तो ऐसी कौन सी स्थिति आएगी कि रेडियो की आवाज़ अचानक बहुत तेज़ हो जाएगी। कभी कभी होता है आवाज़ खूब तेज किए होते हैं तो भी सुनाई नहीं देता है, और फिर कभी अचानक बहुत तेज आवाज़ हो जाती है। तो ये रेडियो के अंदर ये जो घटना घटती है इसी को हम लोग विस्पंद कहा करते हैं, और इसी विस्पंद का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये विस्थापन अधिकतम जब होता है, विस्थापन अधिकतम होता है तो चढ़ाव की स्थिति आती है। हम चढ़ाव के लिए आपको बताने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि चढ़ाव की स्थिति कब आती है, यानी ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का आवाज़ अचानक तेज कब हो जाता है। तो याद रखे रहिए, जब विस्थापन अधिकतम होगा तभी जाकर के ध्वनि की आवाज़ अधिक होगी। जब विस्थापन अधिकतम होगा तो आयाम अधिकतम होगा, और आयाम अधिकतम कब होगा, सोचने वाली बात यह है, आयाम अधिकतम तब होगा जब काश इतने की वैल्यू अधिकतम हो जाए। तो अब देखिए, इसको माइंड में रखे रहिएगा, ध्वनि के तीव्रता में चढ़ाव तब होगा जब विस्थापन अधिक होगा, और विस्थापन अधिकतम तब होगा जब आयाम अधिकतम होगा, और आयाम अधिकतम तब होगा जब काश की वैल्यू अधिकतम होगी। और आपको मालूम है कि काश का जो अधिकतम
अधिकतम मान है यह +-1 होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में +1, निगेटिव डायरेक्शन में -1 होता है। और इस प्रकार देखें यह तब आता है जब पाई और n1 n2 t की वैल्यू जो है यह k पाई के बराबर हो। ऐसा तब होता है जहाँ k के जगह पर तो k की वैल्यू जो है k की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो। जरा देखिए कि क्या होगा अगर k के जगह पर हम 0 रखते हैं तो k के जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी। ये पूरी वैल्यू 0 होने का मतलब ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू +1 होती है। तो ये याद रखें। इसी तरह से 1 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, यानी इतने के जगह पे पाई होगा तो cos पाई होगा, cos पाई की वैल्यू -1 होगी। तो ये याद रखे रहेंगे आप। अब यहाँ से t की वैल्यू हम निकालेंगे। देखें पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू निकालेंगे तो k/, हो जाएगा n1 n2 होगा, n1 n2। अब जो है k की वैल्यू जब बारी बारी से रखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कब कब ध्वनि तेज हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर मान लीजिए k के जगह पे 0 कर दें तो 0, इसका मतलब ये हुआ कि 0 का मतलब जिस समय आप रेडियो स्टार्ट करेंगे टाइम 0 होगा। टाइम 0 का मतलब जिस समय आप रेडियो स्टार्ट किए, तो जिस समय रेडियो स्टार्ट करेंगे उस समय आवाज़ बहुत तेज होगी। अब इसके बाद अगर हम 1 कर देते हैं k के जगह पे तो 1/n1 n2 हो जाएगा। तो जब टाइम 1/n1 n2 होगा तो भी आवाज़ अधिकतम होगी। अगर हम 2 कर देंगे तो 2/n1 n2, 3/n1 n2, इसको याद रखे रहिएगा। यानी जब जब समय का मान इतने के बराबर होगा तब तब ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी, आवाज़ बहुत तेज हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर दो चढ़ावों के बीच का समय अंतराल निकालना हो, तो 2 चढ़ावों के बीच का जो समय अंतराल होता है वही आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल देखिए, पहली बार चढ़ाव तब हुआ था जब समय 0 था, और दूसरी बार चढ़ाव तब हुआ जब 1/n1 n2 था। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो समय अंतराल निकल जाएगा 2 चढ़ावों के बीच का समय अंतराल। तो 2 चढ़ावों के बीच का समय अंतराल 1/n1 n2 हो जाएगा। तो अगर आपसे विस्पंद का आवर्तकाल पूछा जाए तो विस्पंद का आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए आप 1/n1 n2 निकाल देंगे। यानी अगर आपको पहले तरंग की आवृत्ति और दूसरे तरंग की आवृत्ति दी गई हो और कहा जाए कि इस तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, तो तरंग का आवर्तकाल t ज्ञात करने के लिए 1/n1 n2 कर देंगे। और अगर आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कहा जाए, विस्पंद आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो 1 सेकंड में होने वाले, या ऐसे कह लीजिए कि आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है वही आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में होने वाले विस्पंदों की संख्या को ही विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। तो n = n1 n2 होता है। ये सब फार्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप याद रखे रहिएगा। ये जो कंडीशन हमने बताया, कंडीशन भी याद रखे रहिएगा कि आवाज़, ध्वनि की आवाज़ अधिकतम कब होगी। तो ध्वनि की आवाज़ अधिकतम तब होगी जब समय का मान 0 हो, 1/n1 n2 हो, 2/n1 n2 हो, एंड सो ऑन। जब ये स्थिति आएगी तो आवाज़ अधिकतम होगी, और उसका आवर्तकाल जो होगा 1/n1 n2 होगा। और अगर विस्पंद आवृत्ति ज्ञात करनी हो, पहले तरंग की आवृत्ति और दूसरे तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो, तो आवृत्तियों का अंतर कर देते हैं तो ये विस्पंद आवृत्ति निकल जाती है।
अब इसी तरह से अगर हमको देखना हो कि ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम कब होगी, ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम का मतलब आवाज कब एकदम कम हो जाएगी, तो आवाज कम तब होगी जब विस्थापन कम होगा, और विस्थापन कम तब होगा जब आयाम कम होगा। आयाम कब होगा, आयाम कम कब होगा, जब काश की वैल्यू कम हो, और काश का जो न्यूनतम मान होता है काश पाई n1 माइनस n2t, इसकी वैल्यू काश का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है। और जब न्यूनतम मान 0 होगा तो आपको मालूम है कि 0 तब होगा जब यहाँ पर पाई बाई 2 हो, काश पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो इसके लिए जो है ये हो गया आपका काश पाई n1 माइनस n2t इजकल टू 0 के जगह पे हम रख सकते हैं के कॉस के पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस के पाई बाई 2, कॉस के पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो जब कॉस के पाई बाई 2 हो जाएगा तो दोनों तरफ से अगर हम कॉस हटा दें तो वैल्यू निकलेगी पाई n1 माइनस n2t इजकल टू हो जाएगा के पाई बाई 2। और यहाँ आप याद रखे रहेंगे कि के का जो मान होता है ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन होगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, पाई से कैंसिल हुआ है पाई, और t की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका k अपान 2 n1 माइनस n2। यानी जब ये स्थिति आती है तो ध्वनि की आवाज़ कम हो जाती है, और ध्वनि की आवाज़ कम होगी तो वैल्यू हम रख देंगे बारी बारी से, यानी t की वैल्यू हो जाएगा 1 अपान 2 n1 माइनस n2, और फिर अगर हम 3 रख देंगे तो 3 अपान हो जाएगा 2 n1 माइनस n2, और इसी तरह से 5 हम रख देंगे तो आगे निकलते जाएंगे। तो याद रखे रहिएगा, जब जब समय की स्थिति ये होगी तो आवाज़ अधिकतम हो जाएगी, और जब जब स्थिति होगी, जब जब समय की स्थिति हो जाएगी 1 अपान 2 n1 माइनस n2, 3 अपान 2 n1 माइनस n2, तो इस स्थिति में आवाज़ जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ पर भी अगर समयांतर आप निकालें, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो यही आएगा 1 अपान n1 माइनस n2 आएगा, और विस्पंद आवृत्ति भी निकालेंगे तो यही आएगा। तो इस विस्पंद को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा, यानी कुल मिला करके विस्पंद आवृत्ति जो होता है वो n1 माइनस n2 के बराबर होता है। यही विस्पंद हम लोग पढ़ रहे थे, विस्पंद आवृत्ति के लिए फार्मूला हमें ज्ञात हो गया। और इसके बाद देखें विस्पंदों का व्यवहारिक उपयोग क्या होता है। तो विस्पंदों का व्यवहारिक उपयोग जो होता है वह आवृत्ति ज्ञात करने में किया जाता है, फिर बाजों का जो बाजा बजाया जाता है उनका समस्वरण करने में किया जाता है, और खानों में जो खतरनाक गैस होती हैं, खतरनाक गैसों का पता लगाने में किया जाता है। तो इस प्रकार तरंगों का जो विस्पंद था, ये विस्पंद आपका खत्म होता है। आगे हम लोगों को अप्रगामी तरंग के बारे में पढ़ना है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोगों को विस्पंद क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए बहुत अच्छी तरह से तैयार करते रहिए, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप सबको भी समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।